Everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session, my dear students. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन रहने वाला है दैट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वन ऑफ द लर्नर्स या सब्सक्राइबर ने बोला है कि उनको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जानना है। तो मैं एक शॉर्ट एफर्ट दे करके इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगी। तो लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स और अंडरस्टैंड मोर अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हालांकि उन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बोला था, बट स्टिल एक क्विक रिकॉल हम लेते हुए चलेंगे, तब हम जाकर के सेलुलर रेस्पिरेशन पे जाएंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेजल कैविटी की। तो इस तरीके से नेजल कैविटी होती है और नोस्ट्रिल होती है। नोस्ट्रिल के अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है फॉर ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स। जो धूल वगैरह के जो कण होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए इस तरीके से नोस्ट्रल में रहते हैं हेयर पार्टिकल्स। इसके अलावा एक सॉफ्ट पैलेट होती है, हार्ड पैलेट जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है नोज के बिलो साइड पे। ओरल कैविटी फर्स्ट द एरिया ऑफ द माउथ, इधर टंग एरिया है। अब हम बात कर लेते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं एक एरिया है और एक ऑर्गन है, और इसमें फेरेंजियल टॉन्सिल होता है, नेजो फेरिंग्स होता है और ओरो फेरिंग्स होता है। तो बेसिकली जब हम फेरिंग्स की बात करते हैं तो फेरिंग्स में दो, एक आप कह सकते हो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए और एयर के लिए। एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसमें एक तो गलेट होता है और एक होता है ग्लॉटिस। तो बेसिकली जो गलेट होता है वो फूड के लिए होता है फॉलोइंग पर्पस से, ठीक है। और ग्लॉटिस जो होता है वो एयर के लिए एक पैसेज होता है, राइट। तो इसी ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है। जो जिस समय फीडिंग कर रहे होते हैं हम लोग, खाना खा रहे होते हैं, फॉलोइंग कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जो एपिग्लॉटिस है एज अ फ्लैप वर्क करता है। फ्लैप यानी क्या, ढक्कन के जैसे। तो उस समय ये इसको बंद करके रखता है ग्लॉटिस को, ताकि जो है जो फूड है वो एयर वाले पैसेज में ना चले जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये, ठीक है। इसोफेगस तो हम जानते ही हैं, हमारा फूड पाइप है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसी में जो है वो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है साउंड के पर्पज से, राइट। वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहती हैं। ट्रैकिया की हम बात करें, विंड पाइप यानी एयर का जो पैसेज है वो इसी के थ्रू होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इनको बोला जाता है कार्टिलेजिनियस रिंग्स। कौन सी रिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स? ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। बात आती है कि इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का वर्क क्या है। तो जब हम इन कार्टिलेजिनस रिंग्स की बात करते हैं तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो ट्रैकिया को एक डिस्टेंडेड स्टैंडिंग पोजीशन में रखने का काम करते हैं, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। तो उसके कोलैप्स को बचाने के लिए कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ताकि ये अपराइट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, कोलैप्स ना हो, ठीक है। तो इसके लिए कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। अब बात कर लेते हैं कैराइना ऑफ ट्रैकिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बाइफर्केशन हो रहा है। बाइफर्केशन का मतलब होता है जब एक कोई चीज सपोज ऐसे आ रही है और वो इस तरीके से बाइफर्केट हो, मतलब दो एक तरीके से दो पार्ट्स में टूटे, तो उसको हम बाइफर्केशन बोलते हैं। टर्म होती है बाइफर्केशन, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो कैरिना के थ्रू, कैरिना ऑफ ट्रैकिया जो है उसके थ्रू बाइफर्केशन हो रहा है, दो पार्ट्स में टूट रहा है और आगे जाकर के ये ब्रोंकस में जा रहा है। ब्रोंकस ब्रांच, ब्रोंकस के थ्रू जो है ये फर्दर लंग्स तक रीच करेगा। और ये है आपकी राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। वन पेयर ऑफ लंग होता है, एक लेफ्ट लंग एक राइट लंग। और अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि राइट लंग जो होती है वो उसमें जो है तीन लोब्स होती है, जबकि लेफ्ट लंग जो होती है उसमें दो ही लोब्स होती है। और नीचे होता है डायफ्राम। डायफ्राम एक एक्सेसरी स्ट्रक्चर, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में देखेंगे। एक्सेसरी स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो रिब्स और स्टर्नम भी होता है।
तो लंग्स की हम बात करें तो लंग्स किसमें होती है, थोरेसिक कैविटी में। बात आती है कि थोरेसिक कैविटी जो होती है इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, थोरेक्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो एक ब्रीफ आउटलुक मैंने आपको देने की कोशिश की है, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से एयर का पैसेज होता है। ठीक है, तो ये है एक ब्रीफ, एक इंट्रोडक्शन आपको इसके बारे में। और अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें होती है, लेफ्ट लंग होती है, राइट लंग होती है। राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। जबकि जो लेफ्ट लंग होती है उसमें 2 ही लोब्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। हालांकि आपके आपके लिए बस इतना जानना काफी है कि लेफ्ट लंग में 2 ही लोब्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट जो ये लंग की जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और इसके अंदर होता है जो फ्लूइड उसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये किसी भी तरीके के शॉक से बचाने के लिए होता है, शॉक अब्जॉर्बर होता है। राइट। और इसके अलावा जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और जो इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं हम विसरल प्लूरा। तो इस तरीके से होता है, बाकी रिब्स होती हैं। और इसके अलावा अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर स्टूडेंट्स एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई ही होती है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, ऑक्सीजन और CO2 का, इसी एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, फंक्शनल यूनिट भी कहलाता है। अब बात आती है इस एल्वियोलाई में ऐसी क्या खास बात है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। राइट। तो ये जो एल्वियोलाई होती है इसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसका सरफेस एरिया कितना होता है, अराउंड 100 मीटर स्क्वायर। इसी वजह से, और अगर हम इसके नंबर की बात करें तो अराउंड 300 मिलियन से 700 मिलियन तक जो है ये प्रेजेंट रहती है, इतना ज्यादा जो है अमाउंट में ये प्रेजेंट रहती है। दूसरा, ब्रीथ की बात करें तो ब्रीथ अराउंड 12 to 15 पर मिनट जो है वो हमें देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो जो है मैंने आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है। इट्स अ वेरी ब्रीफ आउटलुक विच आई हैव ट्राइड टू गिव। अब हम आगे बढ़े तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पे जब हम चलते हैं तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है स्टूडेंट्स ब्रीदिंग का। तो जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग में हम क्या देखते हैं, इनहलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या जाएगी, अंदर जाएगी। जैसे कि हम सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं तो इसको मोबाइल फोन में जो इनकमिंग कॉल आती है वो ऑक्सीजन की आती है, और जो आउटगोइंग होती है वो किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO। ठीक है, इसको हम CO2। बेसिकली ब्रीदिंग में इस तरीके का प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग पार्ट हैं। जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो उसमें केवल इनहलेशन और एक्सहेलेशन की हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में सब कुछ होता है कि किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। CO2 जो है वो बॉडी टिश्यूज से एल्वियोलाई के थ्रू बाहर जा रही है, और एल्वियोलाई के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी टिश्यूज तक आ रही है। फिर जो ऑक्सीजन जो आ रही है फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के किस तरीके से जो है वो ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी हमें मिल रही है। तो वो सब किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। लेकिन जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो सिंपली इसमें इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ CO, दैट इज अबाउट द ब्रीदिंग। ठीक है, तो जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग में 2 पार्ट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन की हम बात करें तो 2 सेकेंड्स के लिए होता है, एक्सपिरेशन की हम बात करें तो 3 सेकेंड्स की। लेट्स मूव अहेड और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको रिब्स, स्टर्नम और ये सब चीजें बता चुकी हूँ, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं इंस्पिरेशन की। तो इंस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इनमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ये पूरा प्रोसीजर होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का। तो इसमें जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्टूडेंट्स डायफ्राम कहाँ जाता है, डाउनवर्ड पोजिशन में चले जाता है, या फिर वो कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, डायफ्राम चला गया नीचे।
रिप्स और स्टर्नम वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाती है, अपवर्ड मूव कर जाती है, ये ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा थॉरेक्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब रिप्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ मूव कर गई और जो आपका जो डायफ्राम है वो बिलो मूव कर गया, तो ऐसे में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब वॉल्यूम और प्रेशर का एक कंसेप्ट और समझ लीजिए पहले। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो, आपने हमेशा पढ़ा होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है उन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, राइट। और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम, वाइस वर्सा, इसी तरीके से होता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेशर जो है वो क्या होगा, हायर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो है वो मूवमेंट हो, प्रेशर इस तरीके से जो है वो हमें, ये जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, अब आपके लिए इजी होगा समझना। तो अब हम इंस्पिरेशन के केस में क्या देख रहे हैं भाई, डायफ्राम तो चला गया नीचे, रिप्स और स्टर्नम चले गए ऊपर, वॉल्यूम हो गई इंक्रीज। अब वॉल्यूम हो गई इंक्रीज तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर हो जाएगा कम, प्रेशर कम हो गया। अब क्या होगा, अब ऐसे केस में बाहर का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स का इंटरनल प्रेशर क्या है, कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एयर जो है वो अंदर आएगी, एयर विल कम इनसाइड, एयर इन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपिरेशन। इसके केस में क्या होगा कि रिप्स और स्टर्नम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी, पहले अपवर्ड थी अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी। ऐसी डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, अपवर्ड मूव कर जाएगा, मतलब डाउनवर्ड था तो अपवर्ड मूव कर जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा कि जो वॉल्यूम है वो कम हो गई, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या होगा भाई, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ गया तो ऐसे केस में क्या होगा, एयर आउट, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर वर्क करेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो जब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ऑलरेडी क्या है, जो एक्सचेंज है वो, सॉरी, जो इनहेलेशन है वो हो चुका है, राइट। अब क्या होना है, बेसिकली एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो एक्सचेंज है वो किसमें होना है, ब्लड में हो, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई तक आ जाएगी ऑफ कोर्स, थ्रू ब्लड, ठीक है। ब्लड में एक्सचेंज हमें देखना है कि किस तरीके से ब्लड में जो है वो एक्सचेंज होगा। सपोज इस तरीके से एल्वुलाई है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। ये एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीजन जो है जो इनहेल्ड एयर के थ्रू आई, राइट, ये क्या होगी,
ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन जो है वो इसमें एंटर करेगी, और CO2 जो है, CO2 क्या होगी, CO2 जो है वो एल्वियोलाई में आ जाएगी। यही होगा। ठीक है, अब ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेल्स, यानी कॉर्पस्कल्स का पार्ट, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात। ठीक है, सेल्स वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, RBCs होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और वो रेड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है स्टूडेंट्स, ये हीमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के, राइट। और ये प्लाज्मा जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हो लिक्विड पार्ट है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो डिजोल्व पार्ट है या सोल्यूबल फॉर्म में जो है वो गैसेस जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस तरीके से हो गया। अब ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ब्लड में ऑक्सीजन आ चुकी है, राइट, ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है। इसको अब समझने की कोशिश करें। देखिए, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन आ चुकी है, राइट। ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये एक एक्सेप्शन होती है, ये एक ही ऐसी आर्टरी होती है जो कि क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, राइट। और इसी के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन जो होती है उसमें कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फर्दर फिर क्या होगा, सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू बॉडी टिश्यूज तक जाएगा। ये वाला जो पोर्शन होगा ये इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आई होप कि आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। तो एल्वियोलाई में क्या है भाई, ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें से जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ हो गई, ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड, ब्लड में आ गई। और CO2 जो थी वो किस में आ गई, एल्वियोलाई में, और इसके थ्रू जो है वो बाहर निकल। यही सिस्टम हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब बेसिक क्या होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी टिश्यू से चली जाएगी, और बॉडी टिश्यू से जो CO2 है वो वापस रेड ब्लड सेल्स पे आ जाएगी। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, और कौन करेगा ये काम करेगा हमारा हीमोग्लोबिन। इस तरीके से हो रहा है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हमने एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करी तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आखिरकार होता कैसे है। मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझ लीजिए। तो सपोज ब्लड है, ब्लड का 100 ml है, तो उसमें से 5 ml जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें से 97% जो है वो किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू, राइट। और 3% जो होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू, या आप कह सकते हो डिजोल्व सोल्यूबल फॉर्म, राइट। इस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, 97% इसके थ्रू हो रहा है। तो ये बात थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल रेस्पिरेशन की, कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो है जो वो कैसे हो रहा है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बताने की कोशिश कर दी है इसके थ्रू, कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो, उसमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड, अब ब्लड में आ गई, राइट, एंड
बॉडी टिश्यूज। यही होगा इंटरनल रेस्पिरेशन में, इसी प्रोसीजर, इसी प्रक्रिया के थ्रू होगा। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेके आएगी, पल्मोनरी आर्टरी किसको लेके आएगी, लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी और बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करेगी। ये इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट है जो हमने ऑलरेडी डायग्राम में पढ़ लिया है। ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से होगा। बीच में ये, सपोज ये इस तरीके से ब्लड कैपिलरी है और यहाँ पे ये बॉडी टिश्यूज है। इन बॉडी टिश्यूज में क्या होगा भाई, इन बॉडी टिश्यूज में ज्यादा अमाउंट में क्या है, CO2 है, और कम अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हाई अमाउंट में है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड फॉर्म में, और यहाँ पर CO2 क्या है, कम अमाउंट में है। तो अब इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इनमें जाएगी, इनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होती है। और बॉडी टिश्यूज से जो CO2 है वो किसमें आएगी, इनमें। इसी तरीके से होगा। ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट। अब बात ये आती है कि ये ऑक्सीजन तो आ गई, ठीक है, ऑक्सीजन आ गई। अब इस ऑक्सीजन का होगा क्या, राइट। अभी ऑक्सीजन किस में आ गई, बॉडी टिश्यूज में आ गई। टिश्यूज में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस। इसके थ्रू क्या होगा, एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी। ऐसे ही यही है पूरा पूरा प्रोसीजर। ठीक है, इसी तरीके से होता है, यही सब चीजें होंगी। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। इस तरीके से होगा ये पूरा प्रोसीजर। अब एक चीज, ये तो हो गई हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन की बात। ऑक्सीजन का क्या होगा वो हम अभी देखेंगे, लेकिन CO2 का क्या होगा, क्योंकि CO2 जो है उसका, उसको भी तो वापस भेजना है। तो CO2 को भेजने के काम के लिए इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कैसे, समझिए। पहला, प्लाज्मा की फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं डिजॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है। दूसरा होगा बाइकार्बोनेट की फॉर्म। बाइकार्बोनेट को आप HCO3 के नाम से भी जानते हैं, HCO3। ठीक है। इसका 70%, अराउंड 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके थ्रू निकलती है। ठीक है। थर्ड है आपका कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस फॉर्म, है ना। इसका अराउंड 23% जो है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। इसका 7%, मैंने आपको लिखा नहीं, 7%, सॉरी। ठीक है। तो इस तरीके से प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, इस तरीके से होता है ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा में तो वही डिजॉल्व फॉर्म में जाएगी। बाइकार्बोनेट की एक इंपॉर्टेंट समझ लिए, बाइकार्बोनेट में जो है वो ऐसा होता है कि ये NaHCO3 की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है ये जाता है। डिजॉल्व फॉर्म में जाएगा वो तो सिंपली जो है वो एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, और एल्वियोलाई में जो है वो जो है उसके थ्रू एक्सहेल्ड एयर के थ्रू बाहर चला जाएगा। डिसॉल्व फॉर्म में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये किसमें, प्लाज्मा में होता है। अभी हमने डिस्कस भी किया था, ब्लड के 2 पार्ट बताए थे मैंने आपको, जो लिक्विड पार्ट में चले जाएगा। बाइकार्बोनेट की जब हम बात करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये क्या कर देगा भाई, HCO3 को रिलीज कर देगा, सोडियम आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक। अब ये HCO3 क्या करेगा, H आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा, H2CO3। H2CO3 क्या है स्टूडेंट्स, एक कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है।
इस फॉर्म में ये जो है वो कंबाइन हो जाएगा। अब ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में कंबाइन तो हो गया, ठीक है, हमने देख लिया। लेकिन अब इस कार्बोनिक एसिड को तोड़ना भी तो होगा। इस कार्बोनिक एसिड को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ आई हैव टू टेक अ नेक्स्ट पेज। ठीक है, मैं यहीं पे बता देती हूँ, हालांकि ये काफी इलेबोरेटिव। वेट, आई, सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपको समझ में आ गया ना। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें ये एच आए कहाँ से, ठीक है। अब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता चल गया, ये क्या करेगा, HCO3 को रिलीज कर देगा, ठीक है, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये HCO3 एच आयन का दामन थाम लेगा और ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2CO3। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड होता है H2, ठीक है, ये वीक एसिड है। अब इसमें जो H2CO3 है, ये टूट करके क्या टूट टूट जाएगा, राइट। ये मतलब एक तरीके से HCO3 फॉर्म में, और ये फर्दर जो है वो HCO3- और H आयन में जो है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये किसके थ्रू होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर ये HCO3 जो है वो CO2 और H2O की फॉर्म में रिलीज। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो हमें देखने को मिलती है। बेसिकली ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एक मेथड है, ठीक है। इस तरीके से CO2 रिलीज हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो होता है वो होता है HHbCO2। तो इसमें जो ये एच आयन है, क्योंकि इसमें से जब ये CO2 रिलीज हो जाएगी तो ये एच आयन जो आ जाएंगे, यही एच आयन ये वाले होते हैं। इसमें जो एच आयन जो ये कंबाइन है, अमाइनो ग्रुप का जो एच आयन है, वो एच आयन ही जो है आगे जाकर के ये HCO3 के साथ कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो ये एच आयन यहाँ से है। तो इस तरीके से पूरा कंबाइन प्रोसीजर होता है और इस तरीके से CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ऐसे CO2 का जो है वो ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट की, जो कि है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि जो है ऑक्सीजन आ चुकी है कहाँ पे, बॉडी टिश्यूज में। अब फाइनल वर्क होना है, यानी बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन आ चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, राइट। और क्या चाहिए, ये जो ऑक्सीजन है ये किसके लिए यूज होती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, राइट। तो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, राइट, इस तरीके। तो ये कैटाबॉलिज्म हम देखेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज यानी C6H12O6, राइट, यही है अल्टीमेटली। टारगेट हमारा यही है कि हमें ग्लूकोज को जो है वो ऑक्सीडाइज करना है, ग्लूकोज का हमें ऑक्सीडेशन करना है, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन आ चुकी है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, यही होगा। तो अब इसके केस में जो है हम तीन पार्ट्स जो है वो देखते हैं, आइए समझते हैं क्या। जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज को तीन तौर पर जो है वो, तीन तौर पर हमें एनर्जी ऑब्टेन हो सकती है। पहला पार्ट जो हम इसके केस में देख रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट के केस में हम देखते हैं, जो कि एक तरीके का क्या है, एनोरोबिक पार्ट है, राइट।
और ये फर्मेंटेशन के केस में हमें देखने को मिलता है, जो कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, राइट, ईस्ट में। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH प्लस एनर्जी, इस फॉर्म में जो है वो जाता है, प्लस CO, इस तरीके से ही होता है। सेकेंड जो हम देखते हैं वो हम खुद अपने ह्यूमन सेल्स में देखते हैं, मसल सेल्स में। मसल सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड जो है वो बनता है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी, जब हम देखते हैं, आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा भागने दौड़ने वाले लोग होते हैं, तो मतलब जो इसमें एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें जब जब वो बहुत स्ट्रेनस पोजीशन में होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनमें मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, राइट। तो उनमें जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन जब कम होने लगती है तो ऐसे केस में जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड, राइट। और ये जो लैक्टिक एसिड का जो डेपोजिशन है, यही हमें देखने को मिलता है किसमें, मसल क्रैम्प्स, यही चीज होती है। तो वो एथलीट्स में जो मसल क्रैम्प्स में जो हमें लैक्टिक एसिड का डेपोजिशन देखने को मिलता है, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। थर्ड तो हमारा सिंपल है ही, जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखते हैं कि क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें हमें क्या है भाई, इसमें जो है वो CO2 मिलेगी, वाटर मिलेगा और एनर्जी, राइट। एनर्जी यहाँ पे बाहर निकल रही है, तो इसी वजह से एक ऐसा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज, राइट। तो यही सब चीजें हैं। तो इस तरीके से हमें एनर्जी मिल गई सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। एनर्जी जब हमें मिल जाती है तो एनर्जी जो है वो बॉडी टिश्यूज तक पहुंच जाती है, और एनर्जी किस फॉर्म में पहुंचती है, ATP की फॉर्म, राइट। ATP ही वो पार्ट है जिसके थ्रू जो है वो एनर्जी वहां जो बॉडी टिश्यूज है वहां तक पहुंचती। एटीपी क्या, ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश कर दी है, मोस्ट मतलब जो जिस्ट है वो आपको बताने की कोशिश कर दी है। हालांकि अभी इसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और बाकी पार्ट भी बचता है, बट ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। So that was it from my end, and keep learning, keep shining, and most importantly, students keep smiling. Thank you very much.